तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि एक तरफ एसटीएफ डीआईजी ने इस पूरे प्रकरण को अफवाह करार दिया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। इन सब के बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर से भागकर निकले जमुई निवासी मजदूर अरमान ने न्यूज चैनल से बातचीत की और उसने वहां के मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार का भयावह सच बताया। तो चलिए जानते हैं कि वहां से लौटे मजदूर क्या कह रहे हैं और साथ ही इससे पहले ऐसी घटना कहां कहां पर हुई, और ये भी जानते हैं कि इस पूरे मामले पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री यानी राबड़ी देवी ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं डीएनडे न्यूज। अरमान अपने 12 साथियों को लेकर वहां से किसी तरह से भाग कर निकला है। बिहार आने वाले ट्रेन में है। उसने ये भी बताया कि जिस तरह से वो आया है वहां अभी 1000 के करीब बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए उसने उस जगह का नाम बताने से मना कर दिया। अरमान ने बताया कि तीरपुर, कोयम्बटूर सहित कुछ जगहों पर स्थिति काफी भयावह है। लोगों से उनकी भाषा पूछी जाती है और हिंदी भाषा होने पर उनका कत्ल कर दिया जाता है। अरमान ने बताया कि उनके मोहल्ले के पास ही एक मोहल्ले में एक पति पत्नी उनके कमरे में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया उस पति पत्नी को। अरमान ने बताया कि ये सब मजदूरी के पैसे को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल बिहारी मजदूर वहां काफी कम पैसों में काम करते हैं। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। बिहारी मजदूर वहां 800 रुपए में काम करते थे, लेकिन तमिल मजदूरों द्वारा उन पर दबाव बनाया गया कि आप 1000 से 1200 रुपए ले मजदूरी के लिए। अरमान बताते हैं कि वो हम पर ये दबाव बनाने लगे, लेकिन जब बिहारी मजदूरों ने मना किया तब मामला बिगड़ गया। इसके बाद कत्लेआम शुरू हो गया। अरमान का दावा है कि अब तक करीब 20 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया होगा। आपको बता दें कि ये कोई एक मजदूर नहीं है जिसके ये बोल है, बल्कि वहां से आने वाले हर एक मजदूर की यही जुबानी है। बता दें कि सोशल मीडिया पर बिहारी मजदूरों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मजदूर पटना पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते दिख रहे हैं। मजदूर कह रहे हैं कि हिंदी बोलने की पिटाई शुरू की जाती है। वहां के लोग बिहारी मजदूरों की जगह अपने स्थानीय लोगों को रोजगार में तरजीह देने की बात कर रहे हैं। पटना स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए कई मजदूरों ने कहा कि आधार कार्ड देखकर पिटाई की जा रही है। मजदूरों ने कहा कि जो वहां की भाषा जानता है उसे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही हम लोगों ने हिंदी बोलने की कोशिश की, पिटाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले असम और महाराष्ट्र में भी बिहार के लोगों पर हमले हुए। बता दें कि गुजरात में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना के बाद गैर गुजरातियों के लिए हिंसा और आतंक का माहौल बन गया। घटना के बाद से वहां हो रहे यूपी बिहार के लोगों को मॉब लिंचिंग का डर सताने लगा था। लिहाजा अपनी जान बचाने के लिए बड़ी तादाद में लोग गुजरात छोड़ रहे थे। दावा किया जा रहा था कि अब तक यूपी बिहार के करीब 20,000 लोग गुजरात से पलायन कर चुके थे। पुलिस प्रशासन का कहना था कि ये लोग किसी डर से नहीं बल्कि त्योहार के लिए अपने राज्य लौट रहे थे। लेकिन गुजरात छोड़कर जा रहे लोगों का कहना था कि वे अपनी जान बचाने के लिए यहां से पलायन करने को मजबूर है। मुंबई में एमएमएस समेत कई संगठनों का हमला। 2008 में महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस और कई अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में यूपी बिहार के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल मुंबई में रेलवे भर्ती की परीक्षा में शामिल होने आए उत्तर भारतीय छात्रों के साथ मारपीट की गई और उनके एडमिट कार्ड तक फाड़ दिए गए थे। मुंबई में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जिसमें उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर हमले किए गए थे। बता दें कि 2016 में भी एक फल विक्रेता की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद काफी हंगामा हुआ था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। इन लोगों की गिरफ्तारी पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी। 2003 में असम में बनाया गया मजदूरों को निशाना। इससे पहले 2003 में असम में भी उत्तर भारतीयों पर हमले की खबर आई थी। इस हमले में 38 से ज्यादा लोगों के मरने की खबरें आई थी। हिंसा की शुरुआत रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने के आए दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों के साथ मारपीट हुई थी। इस हमले में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस हमले के पीछे अलगाववादी संगठन उल्फा का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, राज्य में अलग अलग समय के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया था। हिंसा को रोकने के लिए 450 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इन घटनाओं को रोकने के लिए गुवाहाटी में शांति मार्च भी निकाली गई थी, जिसमें असमिया बिहारी भाई भाई के नारे लगाए गए थे।
वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान के कोटा में भी बिहारियों के विरोध में लिए आवाज तेज हुई शुरू हुई थी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक के एक बयान पर काफी विवाद भी हुआ था। बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा था कि बिहार के छात्र शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, उन्हें शहर से निकाला जाना चाहिए। तमिलनाडु घटना पर अब विपक्ष बिहार विधानसभा में लगातार हंगामे कर रहे हैं। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हो रहे मारपीट के लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बीजेपी देश में दंगा फैलाने का काम कर रही है, किसी भी झूठी घटना का अफवाह फैलाकर बिहार को बदनाम करना चाहती है। राबड़ी देवी ने कहा कि तमिलनाडु में किसी तरह की घटना नहीं हुई है। बीजेपी बिहार और बिहार के लोगों को बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र करती है। तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वहां पर एक कार्यक्रम में गए थे और इसी को लेकर तेजस्वी यादव को बदनाम करने के नियत से बीजेपी वालों हो हल्ला कर रहे हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने और 2024 में एक बार फिर केंद्र में सत्ता बनाने के बीजेपी नेताओं के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता और देश की जनता तय करेगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।